वेलकम टू क्लास नंबर 39। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम को। आज हमें देखना है रिमाइंडर टॉपिक को। तो क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, डिविजिबिलिटी, बेस कन्वर्जन और रिकरिंग डिजिट्स हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे रिमाइंडर्स को। तो एक चीज़ आती है जिसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। अब ये हमें नंबर दिया है, उसे हमें डिवाइड करना है 8 से। तो 74 को हमें डिवाइड करना है 8 से। तो एक अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से एक बार करके मैं आपको बताऊं, तो 74 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि 9 बार जाएगा 72 टाइम्स। मुझे क्या देगा रिमाइंडर? वो 2। तो यहां से रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है? 2। ये तो जनरल सी बात हुई, ये हमें अच्छे तरह से पता है। अब इसी डिवीजन को मैं एक बार और यहां पे करके देखता हूं कि अगर 74 को मैं डिवाइड करूं 8 से, और अब के बाद 9 टाइम्स ना जाके मैं बोलूं कि मैं 10 बार इसे करना चाहूंगा, तो वो कितना हो जाएगा? 80। अब जब माइनस करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा -6। तो ये भी रिमाइंडर होता है। तो अगर यहां से मैं रिमाइंडर को देखूं दूसरी वैल्यू, तो वो होगी -6। पर मैथ्स में नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह के जो नेगेटिव रिमाइंडर होते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करने में या हमारी कैलकुलेशंस को कम करने में कई बार काफ़ी सहायक होते हैं। इसलिए हम कई जगह पर नेगेटिव रिमाइंडर्स का यूज़ करते हैं। तो कहीं पर भी अगर नेगेटिव रिमाइंडर हम निकालें, जैसे मान लेते हैं कि इसे मैंने इस तरह से करके नेगेटिव रिमाइंडर 6 निकाला, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होना चाहिए? तो जो नेगेटिव रिमाइंडर आता है, इसमें हम इस जो हमने डिवाइज़र है इसे ऐड करते जाते हैं जब तक कि नंबर पॉजिटिव ना हो जाए। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर मेरा -6 था, तो जो एक्चुअल पॉजिटिव रिमाइंडर है वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें डिवाइज़र को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2, जो कि हम पहले भी यहाँ से नॉर्मल तरीके से निकाल चुके थे। तो इस तरह से नेगेटिव रिमाइंडर्स को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं डिविज़र को ऐड करके। अब यहाँ पे एक बार ही ऐड करके मुझे पॉजिटिव मिल गया। किसी और केस में हो सकता है कि आपको 2-3 बार भी इसे ऐड करना पड़े। तो जब तक डिविज़र को आपको उतनी बार ऐड करना है जब तक जो फाइनल रिमाइंडर है वो हमारा पॉजिटिव ना आ जाए, अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर के थ्रू काम कर रहे हैं तो ये बात होती है नेगेटिव रिमाइंडर की। अब हम देखते हैं रिमाइंडर्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है रिमाइंडर्स आर एडिटिव, मतलब रिमाइंडर्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 41 + 42 + 44, इसे हमें डिवाइड करना है 5 से और इसका रिमाइंडर निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो इनके जो रिमाइंडर निकलेंगे उन्हें भी हम आपस में ऐड कर सकते हैं। कैसे, वो हम करके देखते हैं। तो 5 से अगर मैं 41 को डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। 42 से कितना मिलेगा? 2। 44 से कितना मिलेगा पॉजिटिव रिमाइंडर? 4। अब ये रिमाइंडर मिल गए, इन्हें अगर मैं आपस में ऐड कर दूं तो जो मुझे फाइनल रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा? 4 2 6 और 1 7। पर रिमाइंडर 7 आ रहा है और डिविज़र मेरा 5 है। तो हमें ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से पता है कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिविज़र से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिविज़र से या डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। पिछली क्लास में हम ये देख चुके हैं। तो इस 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 2। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो 7 आ रहा था, लेकिन हमें पता है कि रिमाइंडर डिविज़र से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए जो हमने 7 निकाला था उसे 5 से डिवाइड करके फाइनल रिमाइंडर हमने निकाला 2। तो ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज़ किया। अब मैं इसे आपको एक नेगेटिव रिमाइंडर लेके दिखाता हूँ। 41 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से मैं ले लूँ 1 रिमाइंडर, यहाँ से मैं ले लूँ 2 रिमाइंडर। अब 44 में 4 ना लेने के बजाय मैं ले लेता हूँ कि 45 टाइम्स तक मैंने उसे लेके गया, तो -1। ये मुझे रिमाइंडर मिल गया। अब मैं इन्हें ऐड करके देखता हूँ आपस में। तो ये वाला +1 ये वाले -1 से नलीफाई हो जाएगा और वापस से जो मुझे रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा? 2। तो आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लेके काम कर लीजिए, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लेके काम कर लीजिए। कब हम नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं? कि यहाँ से मुझे दिख रहा था कि 4 जो है वो बड़ी वैल्यू हो जाती। तो यहाँ पे तो चूंकि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, कई बार हमें
जब हम डबल डिजिट में काम कर रहे होते हैं तब वहाँ पे और बड़ी बड़ी वैल्यूज़ रहती हैं, तो वहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने में अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ से अगर मैं इसे 40 के बजाय 45 तक ले जाऊँगा तो रिमाइंडर मुझे -1 मिलेगा, और जो है मेरी कैलकुलेशंस यहाँ पे आसान हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है ऊपर जो हमने देखा नेगेटिव रिमाइंडर, उसको क्वेश्चंस में यूज़ करने का। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि रिमाइंडर्स जो हैं वो एडिटिव होते हैं, मतलब उन्हें उन्हें हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर्स को हम यहाँ पे कर रहे थे तो उनकी जो रिमाइंडर थे उन्हें भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो रिमाइंडर्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव भी होते हैं, मतलब उन रिमाइंडर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पे नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो। ऊपर नंबर जो है वो एडिशन में थे या सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं, तो उस केस में हम रिमाइंडर्स को प्लस या माइनस करेंगे। जब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तब इनके जो रिमाइंडर होंगे वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं एक बार। 17 से इस पूरे नंबर को 33 इंटू 31 इंटू 32 को मुझे डिवाइड करना है 17 से, और इसका रिमाइंडर निकालना है। अब 17 से अगर मैं इस 33 को देखूं तो 17 टू टाइम्स जाएगा 34, तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? नेगेटिव का -1। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव रिमाइंडर में इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे 1 टाइम्स लूँगा तो फिर मुझे पता है 33 - 17 करना पड़ेगा, डबल डिजिट में काम करना पड़ जाएगा। जबकि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं 17 को 2 टाइम्स ले जाऊँ तो 34 हो जाएगा, और 33 से उसका डिफरेंस होगा -1, तो यहाँ पे रिमाइंडर हुआ -1। उसी तरह से 31 से मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा? -3। 32 से मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा जब हम 17 से डिवाइड करेंगे? तो इसे भी मैं नेगेटिव में देखूं तो -2। ये नेगेटिव रिमाइंडर्स मिले। अब चूंकि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई थे तो इन रिमाइंडर्स को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यहां से रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा? 3 2 ज़ा 6, और ये -1 से -6, तो रिमाइंडर आया मेरा -6। लेकिन ऊपर हमने देखा था कि मैथ्स में नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर, उसे हमें पॉजिटिव में लाना पड़ता है। तो इसे हम पॉजिटिव में किस तरह से ला सकते हैं? -6 में हम 17 को ऐड करेंगे, हमारे डिवाइजर को हम ऐड करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर में, तो जो एक्चुअल रिमाइंडर मेरा निकलेगा वो होगा 11। ये है सही। तो यहाँ पे हमने देखा सारे हमने नेगेटिव रिमाइंडर लिए क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर के पास थे ये सारे नंबर्स, इस वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नेगेटिव रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर्स आर एडिटिव और रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में रिमाइंडर को निकालने में। तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। हमें निकालना है 2 की पावर 33, उसे डिवाइड किया 9 से और रिमाइंडर पता करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एक कंसेप्ट और है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? एक चीज़ कि हमेशा हम +1 -1 पे काम करना चाहते हैं, +1 और -1। जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम ये कर सकते हैं। जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादातर +1 -1 पर ही बनते हैं। क्या होता है यह भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो कंसेप्ट यूज हो रहा होता है रिमाइंडर निकालने में वो होता है बायनोमियल एक्सपांशन। बायनोमियल एक्सपांशन का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। अब बायनोमियल एक्सपांशन क्या होता है उसकी डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप समझ लीजिए। जैसे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a-b होल क्यूब का फॉर्मूला, ये सब के जो फॉर्मूला होता है इसे जब आप एक्सपांड करते हैं तो वो सारा हमें बायनोमियल एक्सपांशन से ही मिलता है। अब बात आती है हम यूज कैसे करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि नंबर है 9 स्क्वायर और उसे मुझे डिवाइड करना है 4 से, और मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें हम किस तरह से प्रोसीड करें? इसमें हम क्या करते हैं, इस बायनोमियल एक्सपेंशन वाले कंसेप्ट का यूज करना चाहते हैं और +1 माइनस को भी हम देखते जाएंगे। अगर इस 9 को मैं देखूं तो क्या इसे मैं लिख सकता हूं 8 + 1, ऊपर स्क्वायर एज इट इज और नीचे 4 भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। दूसरा, इसे अगर मैं एक्सपांड करूं, अब ये 8 + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा जो कि फॉलो करता है हमारे बायनोमियल एक्सपांशन पे।
तो बाइनोमियल एक्सपांशन का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है स्क्वायर और क्यूब निकालना, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल क्यूब का। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मुझे देगा 8 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 8 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और डिवीजन में क्या रहेगा, एज इट इज 4 यहाँ पे रहने वाला है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इस नंबर को अब मैं डिवाइड करूँ 4 से, तो यहाँ से मुझे मिलेगा रिमाइंडर 0, क्योंकि 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 मुझे दिख रहा है तो वो भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ 1 का स्क्वायर। तो जो भी रिमाइंडर मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे यहाँ से, लास्ट वाले से। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, इसी की मैं बात कर रहा था, +1 और -1। तो हम इस तरह से नंबर को बाइफरकेट कर देते हैं, उसे 2 पार्ट में हम बांट देते हैं, ताकि ये जो एक पार्ट हमें मिले ना वो या तो +1 का हो या हमें -1 का हो। क्योंकि मुझे पता है जो ये वाला पार्ट मिलेगा वो तो कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा। जब हम बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे तो जहाँ जहाँ वो टर्म आएगी अपने आप कैंसिल हो जाएगी, देखने की भी हमें जरूरत नहीं है। कौन सी टर्म नहीं कैंसिल हो पाती, लास्ट में जो आती है, जो बाइनोमियल एक्सपांशन के बी वाला, ए प्लस बी अगर हम देखें तो बी वाला जो पार्ट है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहां पर हमें रिमाइंडर निकालना है 2⁻33 का, जब हम उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो। अब इसमें हम किस तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 से मुझे डिवाइड करना है, और मैं कोशिश करता हूँ +1 या -1 लाने के ऊपर रिमाइंडर। अब 2 को मैं किस फॉर्म में लिख दूं कि वो 8 या फिर 10 मुझे दिखाए ऊपर। पावर मुझे दिख रही है 33, तो इस 33 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 11। तो 3 वाली पावर को मैं अंदर ले लूंगा तो 2 को क्या बना देगा वो 8। तो यहाँ पे जो नंबर है वो हमारा बन जाएगा 8⁻11 डिवाइडेड बाय 9। इस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, 3 जो पावर थी उसको अंदर ले लिया, बाहर बची 11। अब 8 से मुझे रिमाइंडर कितना देगा वो, -1। 9 जब 8 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो नेगेटिव रिमाइंडर मुझे मिलेगा -1। पावर कितनी रहने वाली है, 11। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं, 1 पॉजिटिव 1 है, उसकी पावर अगर n हो, कोई भी उसके ऊपर पावर लगी हो, हमेशा वो हमें देगा 1। फिर -1 की अगर मैं बात करूं, उसके ऊपर अगर इवन पावर हो तो वो हमें देगा पॉजिटिव का 1, और अगर -1 के ऊपर ऑड पावर हो तो वो हमें देगा -1। इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करके -1 निकाला, उसके ऊपर पावर है 11, तो यहाँ से हमें जो रिमाइंडर है वो मिलेगा नेगेटिव का 1। अब हमें पता है -1 रिमाइंडर तो नहीं हो सकता, तो डिविजर को हम उसमें ऐड कर देंगे। तो -1 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हमें रिमाइंडर निकालना है 2⁻35 का 9 से। तो अगेन 2 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर क्या चलेगी, 2 4 8 16 इसी तरह से चलेगी। तो 10 तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं सकता, तो बनाना तो मुझे 8 ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 35 को मैं किस तरह से लिखूँ कि मुझे 8 मिल जाए, तो 35 को हम लिख सकते हैं 33 हो जाएगा प्लस 2, जो पावर है वो हो जाएगी 33 + 2। एक 3 को हम अंदर ले लेंगे तो वो हमें दे देगा 8। पावर कितनी हो जाएगी इसके ऊपर, 11, और मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा 2 आपने निकाला था तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 की पावर 2 रहेगी तो वो हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 9 यहाँ पे रहने वाला है। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। पावर्स के साथ हम यहाँ पे खेलते हैं। पावर को हम तोड़ के कुछ ऐसा जो हमारा नंबर है, बेस है, उसे हम ऐसा बना लेना चाहते हैं कि ज़्यादातर केसेस में वो हमें +1 या -1 दे रिमाइंडर के तौर पे। कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता तो हम उसे आगे डील करेंगे कैसे करेंगे, पर ज़्यादातर केसेस में इस तरह से हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं। अब मुझे पता है 8 की पावर 11 है, तो 9 से डिवाइड होकर -1 मुझे रिमाइंडर यहाँ से मिलेगा, पावर रहेगी उसकी 11, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ से रिमाइंडर मुझे 4 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, और हमने ऊपर पढ़ा है कि नंबर्स रिमाइंडर जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकते हैं। तो -1 की पावर 11 है तो -1 4 से मल्टीप्लाई होके रिमाइंडर यहाँ पे मुझे मिलेगा -4। अब पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें मैं 9 हमारे डिवाइजर को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 5। वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे 2⁻256, इसे मुझे डिवाइड करना है 7 से। अब मुझे ऐसा कुछ नंबर खोजना है जो 7 के करीब हो,
और 2 की पावर को भी फॉलो करें तो 2 की पावर में ऐसा क्या दिख सकता है, 2, 4, 8, तो 8 मुझे दिखा जो कि 7 के करीब है, +1 मुझे यहाँ से वो मिल जाएगा। अब बात आती पावर की कि 256 को मैं कैसे ब्रेक करूं। तो 256 को अगर हम देखें 3 से ये डिवाइड होगा क्या, तो ये 11 और 2 13, ये तो नहीं होगा, तो इस पावर को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो 256 को मैं लिख सकता हूं 13 टाइम्स जा रहा है, मतलब एक पावर को मैं इसमें से हटा दूं, तो 255 + 1, तो मेरा नंबर किस फॉर्म में दिखेगा। और 255 जो है ये 3 से डिवाइड भी होता है, तो 3 हम अंदर भी ले लेंगे, 2 की पावर 3 8 देगा मुझे, और पूरे की पावर 3 से हमने इसे डिवाइड किया है तो ये देगा 8 बार 24 और एक 5, +1 है, 2 की पावर +1 है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 हमें दिखेगी। तो टोटल पावर जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई और नंबर भी हमारा अच्छे फॉर्म में आ गया, नीचे है 7। अब मुझे पता है 8 से ये कितना रिमाइंडर देगा, +1, पावर कितनी है 85, तो वो 1 रहने वाली है। 2 जब 2 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 2, तो ओवरऑल यहाँ से रिमाइंडर हमें मिल गया 2, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, 12 की पावर है 10 और उसे अब हमें 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ गई, ऊपर 2 था तो हम आसानी से कर पा रहे थे, अब 12 के केस में हम क्या करें। तो यहाँ पर भी मुझे पावर के टर्म में सोचना पड़ेगा कि 5 है, तो ऐसे नंबर के पास मैं इस 12 को ले जाऊं कि वो 5 से डिवाइड करके मुझे +1 या -1 दे दे। तो अगर मैं 12 को ब्रेक मतलब इस 12 को देखूं तो ये तो मुझे +2 का रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन पावर मुझे 10 दिख रही है, तो उसमें से अगर 2 में अंदर ले लूं तो वो मुझे 144 बना देगा 12 का स्क्वायर, और 144 जो है 145 के करीब है, 145 को तो 1 डिवाइड कर सकता है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा 144 की पावर 10 में से 2 आपने निकाल लिया था तो बचेगा 5 डिवाइड में 5। अब 144 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे पता है 145 तक जाता है, तो यहां से मुझे मिलेगा -1 का रिमाइंडर, पावर कितनी रहने वाली है 5, तो रिमाइंडर मेरा हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव, ऑड पावर है तो -1। अब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिविजर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 34 टू द पावर 39 को मुझे डिवाइड करना है 9 से। अब यहाँ पे तो और प्रॉब्लम हो गई, 34 की अगर मैं पावर देखने जाऊँगा उसको स्क्वायर या कुछ भी करके तो वो तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। अब हम इसे क्या करें, तो जैसा हमने ऊपर सीखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले में हमने टर्म बनाई थी, वैसा ही कुछ हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो 34 को मैं लिख सकता हूँ 36 - 2 टू द पावर 39 हमें दिया हुआ है, डिवाइड बाय 9। इस नंबर को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 36 - 2 हमें 34 दे देगा, पावर अभी भी 39 ही चल रही है। अब जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे न्यूमरेटर का, तो मुझे पता है जहां जहां 36 दिखेगा वो तो 9 से डिवाइड होके कट जाएगा, क्या पार्ट हमारा बचता है, जो बी वाला पार्ट बचता है, प्लस नेगेटिव वाले साइन के साथ है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो है पूरा फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाएगा -2 टू द पावर 39 डिवाइडेड बाय 9 में, इतना बस हमारा पार्ट रह जाएगा, क्योंकि जितने भी बाइनोमियल एक्सपांशन के बाद 36 टर्म दिखेंगी सारी टर्म्स में दिखेंगी, एक टर्म को छोड़ के जहाँ पे -2 की पावर 39 आएगी, रिमाइंडर भी हमारा वहीं से आएगा। तो इसको हमने तोड़ के लिख लिया इतना कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो इतने से ही आएगा, तो उससे हम लिख लेते हैं अलग से, बाकी तो हमें 0 रिमाइंडर देने वाला, तो उसकी हमें चिंता ही नहीं करनी है। अब -2 टू द पावर 39, तो क्या करेंगे, इसे भी हम 9 के करीब लाना चाहते हैं, मुझे पता है 2 जो है उसे मुझे 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 39 से 3 हम अंदर ले लेंगे तो वो मुझे देगा -8 टू द पावर, बाहर कितना बचेगा 13, डिवीजन में है हमारा 9। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए, तो -1 टू द पावर 13 रहेगा तो वो मुझे -1 देगा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 8 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 9। अब -1 है तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा -1, 8 से मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा -1 टू द पावर 13, तो ये वाला -1 देगा, यहाँ पे -1 है तो रिमाइंडर यहाँ पे मिल गया मुझे 1, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसा हमने ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन सीखा था उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ए वाले जो ए प्लस बी वाला फॉर्म है, तो ए वाले पार्ट को हम ऐसा बना लेते हैं जो कि डिनोमिनेटर से पूरी तरह से कट जाए ताकि रिमाइंडर का जीरो हमें दे वो हर बार। जो बी वाला पार्ट बचता है इंक्लूडिंग साइन उसके आगे जो लगी हुई है वही हमें रिमाइंडर देगा, अगर देगा तो उसे हम अलग से लिख लेते हैं, बस उतना ही पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ पे 85 टू द पावर 85 उसे हमें डिवाइड करना है 15 से और उसका रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 85 जो है वो और 15 इनके बीच में कॉमन फैक्टर है 5। तो ऐसे केसेस में हम पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस नंबर को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 85 टू द पावर 84 मल्टीप्लाई बाय 85। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो अगर इसे हम देखें तो 85 टू द पावर 85 ही लिखा हुआ है, बस उसे मैंने एक 85 एक पावर मैंने बाहर ले लिए। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 15। अब ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा हमारा 17 बार। अब जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, जब भी हम रिमाइंडर निकालने के लिए इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो जो हमारा कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं, बाद में निकाले गए रिमाइंडर से उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं 5, क्योंकि 5 से हमने उसे सिंप्लीफाई किया था। अब जो क्वेश्चन बन गया है वो हो गया है कि 85 टू द पावर 84 मल्टीप्लाई में 17 और उसे हमें डिवाइड करना है 3 से। अब हम कर लेंगे। यहाँ पे मुझे 85 दिखा, मुझे पता है कि 84 तक वो डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। पावर कितना है उसका 84 मल्टीप्लाई 17 से अगर मैं देखूँ तो 15 टाइम्स जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर मुझे देगा 2। तो यहाँ से ओवरऑल रिमाइंडर मुझे मिल गया 2। पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, 5 से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसी को मैंने कॉमन फैक्टर निकाला था। इसे अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑप्शन नंबर डी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप सिंप्लीफाई करें फ्रैक्शंस को तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप बाहर निकालते हैं, जितने भी निकालें, उन सबको बाद में आपको फाइनल रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम देखते हैं 32 टू द पावर 32 और उसे हमें डिवाइड करना है अब 7 से। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगेन 32 की कोई पावर तो मैं नहीं देख पाऊंगा 7 से डिवाइड करने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो जैसा हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। इस 32 को मैं ब्रेक कर दूंगा 28, क्योंकि 28 वाला पार्ट पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4। टोटल की पावर कितनी हो जाएगी 32, डिवाइड कितना हो जाएगा 7। इसे आप चाहें तो 35 माइनस 3 करके भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपका सेम आंसर आएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरीके से बता देता हूँ, आप एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा 35 माइनस 3 करके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 35 माइनस 3 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7 और फिर आपको उसे सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें 28 प्लस 4 में, तो 28 वाला पार्ट जब हम इस न्यूमरेटर को एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन से, तो जहाँ जहाँ 28 दिखेगा वो सब हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक टर्म बचेगी जहाँ पे 4 टू द पावर 32 रहेगा, रिमाइंडर भी हमें वहीं से मिलेगा, तो बस उतने पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं 4 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। तो जो भी रिमाइंडर मिलता वो मुझे इसी पार्ट से मिलता। 28 वाले टर्म्स हमने हटा दिए, वो तो हमें 0 रिमाइंडर देंगे। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 के मुझे ऐसी पावर्स देखनी है जो कि 7 के कहीं ना कहीं करीब पहुंचे। अब 4 की अगर मैं बात करूं उसका अगला पावर होगा 16। 16 भी 7 से मुझे +1 -1 नहीं देगा। अगर मैं 3 बार जाऊं तो 64 हो जाएगा, वो 7 के पास पहुंच जाएगा क्योंकि मुझे 63 मिल सकता है 7 से। तो इस फॉर्म को मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखूं कि मुझे 3 अंदर मिल जाए, 4 टू द पावर अगर मैं ऊपर लिखूं 30 प्लस 2, इस फॉर्म में उसे मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 7। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से 3 वाली पावर हम अंदर ले लेंगे, तो 64 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 2 पावर है तो 4 टू द पावर 2, डिवीजन में कितना रहेगा 7। अब 64 से मुझे कितना रिमाइंडर देगा 7, 1 का
पावर कितना है 10, मल्टीप्लाई में देखूं 4 4 ज़ा 16, 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 14 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे 2। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर यहां से मुझे मिला 2, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। जब भी ऐसा नंबर दिखे जिसे आप 7 के करीब ना ले जा पाए तो उसे दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए। पहला पार्ट रखिए जो कि 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, दूसरा पार्ट जो बचेगा उस पर फिर हम दिमाग लगा के उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अब हमें रिमाइंडर निकालना है 32 टू द पावर 32 और उसके ऊपर भी 32। अब इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में आप डिफरेंस नोटिस करिए, यहाँ पे सिर्फ 32 एक पावर में थी, यहाँ पे 32 के ऊपर एक और 32 पावर चढ़ी हुई है। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो मुझे पता है, जैसा हमने पिछले में फॉलो किया था, 32 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 32 मुझे दिखा तो इसे मैं ब्रेक तो वैसे ही करूँगा 28 + 4 में। पावर हमारी चलेगी 32 टू द पावर 32, डिवीजन में कितना है 7। तो 32 टू द पावर 32 लिखने का ये एक तरीका है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो अल्टीमेटली कोई एक नंबर तो ये हमें देगा और उस पर हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे। तो जितने भी 28 वाले पार्ट रहेंगे एक्सपांशन में वो सारे अपने आप कट जाने वाले हैं। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा 4 टू द पावर 32 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, ये पार्ट मेरे पास बचेगा। अब पिछले क्वेश्चन में मुझे पता है कि 4 की पावर को हम ले गए थे 3 बार, तब वो 7 से आराम से कट गया था, है ना। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि हम इसे 4 की पावर 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे पावर्स को। 32 टू द पावर 32 मुझे किस तरह का फॉर्म चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मुझे मिले। मुझे चाहिए कि ये जो पावर है वो कुछ ऐसे फॉर्म में बन जाए, 3n प्लस कुछ रिमाइंडर वहाँ से मुझे मिल जाए। 3 मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे पता है मुझे 4 का क्यूब बनाना है, 64 ले जाना है तो 4 का क्यूब बनाना है, इसलिए मुझे 3 तो चाहिए। 3 में के मल्टीपल कुछ भी यहाँ पे मुझे दिख जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पावर में चले जाएंगे। और अगर कुछ रिमाइंडर निकलता हो तो वो रिमाइंडर मुझे मिल जाए, तो उसे मैं 4 टू द पावर r करके अलग से लिख दूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो अब यहाँ पे इस स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इस 32 टू द पावर 32 को 3 से डिवाइड करके हम चाहते हैं कि रिमाइंडर हमें मिल जाए। तो 32 टू द पावर 32, 32 टू द पावर 32 को मैं 3n प्लस r इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इस वाले पार्ट को जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया है इसे 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 32 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 3। आपको समझ में आना चाहिए कि हम 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं इस पावर को, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए। इस फॉर्म में 3 दिख रहा है इसलिए 3 से मुझे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ से रिमाइंडर ही मुझे निकालना है कि r वाला पार्ट कितना होगा, प्लस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 33 तक तो ये जाएगा, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर मुझे 3 से ही कितना देगा -1। टू दी पावर कितना है यहाँ पे 32, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर यहाँ से मुझे कितना मिलने वाला है 1। तो ये जो r वाला पार्ट था ये मुझे मिल गया कि ये 1 है। तो ये वाला जो टोटल फॉर्म है अब ये किस में चेंज हो जाएगा, 4 टू द पावर 3n प्लस r की वैल्यू हमने 1 निकाल ली डिवाइडेड बाय 7। अब ये n कुछ भी हो सकता है, n से हमें कोई फर्क नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये 3 चाहिए था, क्योंकि 3 में अंदर ले लूंगा उसे 64 बना दूंगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 64 टू द पावर n, इस 3 को मैंने अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे एक पावर है तो 4 डिवाइड में 7। यहाँ पे मुझे पता है +1 का रिमाइंडर मिलेगा, 1 टू द पावर n कुछ भी हो 1 देने वाला है, और 4 है तो यहाँ से रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 1 इंटू 4, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सिर्फ पावर की वजह से, पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमें इसे हमेशा लिखना होगा इस फॉर्म में। कुछ भी करके इन पावर को हम इस फॉर्म में लाना चाहेंगे। यहाँ पे 3 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 की पावर 3 चाहिए थी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको पावर 4 चाहिए हो तो आप 4n प्लस r लिखेंगे, किसी में आपको 2 की पावर चाहिए हो तो आप 2n प्लस r लिखेंगे, तब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको 4 से चाहिए होगी तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से। तो 3 बदलेगा, बाकी n कुछ भी आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। r ये मुझे चाहिए होगा तो वो हम रिमाइंडर अलग से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें रिमाइंडर निकालना है इस नंबर का, तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं फैक्टोरियल। अब 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने का एक मतलब और होता है कि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसके हमें यूनिट डिजिट मिलती है। तो जब हम आगे यूनिट डिजिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि यूनिट डिजिट निकालने का मतलब होता है उस नंबर को 10 से डिवाइड करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमें निकालना है रिमाइंडर, इस पूरे नंबर का हमें निकालना है रिमाइंडर, और बीच में प्लस साइन लगी हुई है, मतलब एक एक नंबर को हम यहाँ पे एक एक नंबर से डिवाइड, एक एक नंबर को डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालते जाएंगे और फिर उन रिमाइंडर्स को आखिरी में हमें ऐड करना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल की बात हो रही है, तो मुझे पता है अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं, 5, यहां पे अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो वो होता है 120। फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए 5 फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 6 फैक्टोरियल होता तो 120 में हम 6 मल्टीप्लाई कर देते, 720 हमें मिल जाता। अब मैं अगर देखूं 5 फैक्टोरियल में 120 आ रहा है तो ये तो 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है, और इसके आगे जितने फैक्टोरियल आएंगे 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, वहां पे भी मुझे एक जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी सारे 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड इस नंबर में जितने नंबर हैं वो सारे मुझे रिमाइंडर कितना देंगे, जीरो। तो रिमाइंडर अल्टीमेटली मुझे मिलेगा कहाँ से, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से। तो इनकी वैल्यूज को हम निकाल के उसे हम ऐड कर देते हैं। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 1 फैक्टोरियल होता है 1। इसे अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 13 का 3 कैरी जाएगा 1, 3, इस 33 ये नंबर मिला, इसे मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो मुझे पता है 30 बार जाएगा, 3 मुझे रिमाइंडर देगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल वाले केसेस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स हमारा 10 से डिविजिबल होता है। कोई और भी नंबर यहाँ पे हो सकता है 4 से डिवाइड कराता, तब हम 4 से देखते, ठीक है, इस तरह से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये है अच्छा क्वेश्चन। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 4 4 4, ये जो 4 4 है ये 100 बार लिखा हुआ है, तो ऐसा नंबर है जिसमें 4 जो हमारी डिजिट है, 4 जो नंबर है वो 100 बार रिपीट हो रहा है, उसे हमें डिवाइड करना है 13 से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आएगी हमारी डिविजिबिलिटी रूल की। डिविजिबिलिटी रूल में जब हमने देखा था, एक नंबर फॉर्मेशन हमने देखा था जहां पे हम कर रहे थे 111 को मल्टीप्लाई 1001 से, तो ये हमें क्या देता है, 111111, मतलब एबीसी को अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एबीसी का फॉर्म देता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। अब कुछ यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है इन नंबर्स में, 4 जो है यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब 4 एक यहाँ पर है इसलिए वो 4 यहाँ पर भी दिखेगा, तो 6 बार तो मुझे 4 यहाँ पे दिखेगा, 4 4 4 4 और 2 बार, टोटल 6 बार मुझे 4 यहाँ पे दिखेगा। डिवाइड मुझे किससे करना है, 13 से डिवाइड करना है। अब मुझे एक चीज़ और पता है कि जो 1001 है, ठीक है, इसी का फैक्टर 13 है, तो जो हमने कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसका कंसेप्ट अब हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर 6 बार कोई भी नंबर लिखा हो तो वो पूरी तरह से डिवाइड होता है 1001 से, ये चीज़ मुझे कंफर्म पता है। अब अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो ये कितनी बार लिखे हुए हैं, 100 बार लिखे हुए हैं। तो 100 बार लिखे हुए हैं, तो अगर मैं 6 का मल्टीपल देखूं मतलब 96 बार ये नंबर अगर अपीयर होगा, 4444 अगर 96 बार लिखा होगा तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा 1001 से। एक्स्ट्रा डिजिट कितनी बचेंगी, 4 डिजिट बचेंगी। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास नंबर बचा वो हुआ 4 4 4 और 4। तो 100 डिजिट जो है उन्हें ना चेक करके हमें सिर्फ अब 4 डिजिट को यहाँ पे चेक करना है, तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन बन गया हमारा कि 4 टाइम्स 4 को हमें डिवाइड करना है 13 से और इसका रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पे भी आप स्मार्टनेस लगा सकते हैं, या तो आप इसे इस पॉइंट पे डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए, अदरवाइज मुझे पता है कि 13 से मुझे डिवाइड करना है और ये नंबर जो है लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर इसकी डिविजिबिलिटी, कंबाइंड डिविजिबिलिटी में अगेन टेस्ट करना चाहता हूँ, निकाल दूंगा मैं 1001 से। अगर इस नंबर को मैं डिवाइड करूँ 1001 से तो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं डिवाइड कर दूंगा 13 से।
1001 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करना आती है, आसान होती है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे लगाना चाहूँगा। 3 का हम पेयर बनाते हैं, तो इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे। ये चीज़ हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पेयर बना के 1001 है, मतलब 10³ + 1 का फॉर्म है, तो इसे हम करेंगे प्लस माइनस। तो 444 में 4 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 440। तो 4 × 4 को 1001 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है 440। तो 13 से कितना मिलेगा जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा? तो इससे मैं अब डिवाइड कर दूंगा 13 से। 3 बार जाएगा 39, यहां से हमें मिलेगा 5 0, फिर 3 बार जाएगा 39, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 11। वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो पहली चीज हमने यहाँ पे एप्लीकेशन देखी जो हमने डिविजिबिलिटी में सीखा था कि अगर इस तरह का आपको नंबर दिखे, कोई भी एक डिजिट हो जो कि 6 बार रिपीट हो रही हो, तो वो हमेशा 1001 से डिविजिबल होगी या 1001 के फैक्टर से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे अगर 13 के अलावा 37 लिखा होता, 27 लिखा होता, 91 लिखा होता, कोई भी नंबर ऐसा लिखा होता जो कि 1001 का फैक्टर होता, तब मैं एग्जैक्ट सेम प्रोसेस वहां पे भी फॉलो कर रहा होता। 4 × 4 तक मुझे पता रहता कि सिर्फ इतनी ही डिजिट मुझे आखिरी की चेक करनी है, बाकी तो सारी डिविजिबल होंगी क्योंकि वो 6 का ग्रुप बनाती जाएंगी, और 6 का जो ग्रुप होता है वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है 1001 और उसके सारे फैक्टर से। तो ये कंसेप्ट था कंबाइंड डिविजिबिलिटी का, जो हम रिमाइंडर में यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑफकोर्स टफ क्वेश्चन है ये, अगर पहले से नहीं देखा हुआ है तो करने में, सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चन थे। रिमाइंडर के कुछ और क्वेश्चन टाइप है जिन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे, पर जो कंसेप्ट हम सीखते जा रहे हैं वो सब आपको याद रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि पिछली क्लास में हमने जो सीखा वो आपको यहाँ पे याद ही ना है, या फिर आप उसको अप्लाई ही ना कर पाए। तो चीज़ों को आप रिवाइज करते जाइए, और इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स बनाते जाइए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।